नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम चित्रांशु है और आज के इस पीटी स्पेशल वीडियो में हम अर्ली मिडाइवल इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इस श्रृंखला का उद्देश्य प्रश्नों के माध्यम से, एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपके इतिहास का एक बार पुनः रिवीजन करवाना है और इसी के थ्रू हम एंशिएंट इंडिया के लगभग सभी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं और आज जो सेगमेंट हमारे सामने है वो है अर्ली मिडाइवल इंडिया, जिसे हिंदी में पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। अर्ली मेडाइवल इंडिया बेसिकली हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आरंभ हो जाता है। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जिसे भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भी माना जाता है, इसके आक्रमण के पश्चात से उस इतिहासकार इस सेगमेंट को स्टार्ट होना मानते हैं। इसके एंडिंग की अगर हम बात करें तो ये समय जो है 1206 ईस्वी तक जाता है, जब भारत में औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक इस्लामी सत्ता की स्थापना की बात कर लें या दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात कर लें, वो हो जाती है। तो इसके बीच के लगभग 500 वर्षों का जो इतिहास है उसे हम पूर्व मध्यकाल या अर्ली मिडाइवल इंडिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है और इसके अलावा आने वाले 1-2 वीडियो रहेंगे, उसमें हम अर्ली मिडाइवल इंडिया के सभी क्वेश्चंस को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको त्रिपक्षीय संघर्ष के क्वेश्चन भी दिख सकते हैं, इसमें आपको दक्षिण भारतीय राज्यों की के क्वेश्चन दिख सकते हैं, चालुक्य, पल्लव वगैरह। साथ ही साथ इसमें आपको गौरी और महमूद गजनवी के आक्रमणों पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये सेगमेंट चूँकि बड़ा है तो उसमें 2-3 वीडियोज़ लगेंगे, जिसमें हम सभी चीज़ों पर एक-एक बार एक-एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आज इस चैप्टर का, इस सेगमेंट का पहला वीडियो है, तो इसकी स्टार्टिंग हम लगभग 700 से 800 ईस्वी के आसपास के प्रश्नों से करना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और इस प्रश्न में कहा गया है कि 7वीं सदी में, 7वीं सदी लगभग वही समय जहाँ पर पूर्व मध्यकाल का आरंभ हुआ, में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्षिण भारत याद रखिए, दक्षिण भारत की यहाँ पर मुख्य रूप से बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट जो इसमें कहा गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ कांची के पल्लव और बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्यों का उदय हुआ। तो आपको पता है कि दक्षिण भारत की अगर हम बात करें पूर्व मध्यकाल में, तो यहाँ पर मुख्य रूप से इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको स्टार्टिंग में चालुक्य वंश का उदय होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो बाद में बेंगी के चालुक्यों की सहायता से इस पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लेगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको दक्षिण में इस समय पल्लव वंश का उदय होता हुआ दिखाई पड़ा। इसकी राजधानी क्या थी? कांची, कांचीपुरम या कांची। तो यही क्वेश्चन में कहा भी गया है कि बादामी के चालुक्य, मतलब वही कर्नाटक में स्थित बादामी या वातापी, और कांची के पल्लव जो हैं इस समय के प्रमुख राज्य थे, तो उसमें कोई संदेह भी नहीं है कि बात सच है। स्टेटमेंट आपका सही है। अगला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है दक्षिण के प्रदेशों में, मतलब इसी दक्षिण भारत की बात कर रहा है, द्वितीय ऐतिहासिक चरण 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक में व्यापार और नगरों का ऐश्वर्य बढ़ा। तो इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि जो द्वितीय ऐतिहासिक चरण माना जाता है, जो लगभग-लगभग आपका गुप्त काल के आरंभ जैसे उत्तर भारत में होता है, वहीं इसी समय पोस्ट मौर्य एज जहाँ पर एंड होती है, तो वहाँ से हम मानते हैं कि सेकंड हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल पीरियड आपका शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जब नए-नए राज्यों का अस्तित्व सामने आता है, चाहे वो चालुक्य हों, फिर चाहे वो संगम पीरियड के हम चोल, चेर, पांड्य की बात कर लें, जो आगे चलकर सामने आएँगे, पल्लवों की बात कर लें, राष्ट्रकूटों की बात कर लें, ये सभी वंश जो इस दक्षिण भारत पे इस समय शासन करेंगे, इनके अंतर्गत अर्थव्यवस्था और इसके साथ-साथ जो कल्चरल एस्पेक्ट है, जो सांस्कृतिक पक्ष है, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यापार और नगरों का जो ऐश्वर्य है, मतलब कुल मिलाकर जो आर्थिक स्थिति है इन राज्यों की, वो काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ती है। थर्ड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है इस काल के प्रमुख लक्षणों में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि का अनुदान भी शामिल था। पिछले कुछ सेशन में हमने डिस्कस भी किया है, कर मुक्त भूमि बेसिकली क्या है कि प्राचीन भारत में सातवाहन वंश ऐसा पहला वंश माना जाता है जिसमें हमको इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के शासकों ने, राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया और इसके बाद आगे चल करके ये भूमि अनुदान कुछ न कुछ इसके साथ-साथ उन ब्राह्मणों को प्रशासनिक और आर्थिक अधिकार भी मिलने लगे। यहीं से सामंती प्रथा का उद्भव भी दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी कहीं न कहीं ये भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिए जा रहे थे। अग्रहार इन ब्राह्मणों की श्रेणी को कहा जाता था और आगे चल करके आपको यहाँ पर इसमें कर मुक्त भूमि, मतलब आजीवन उस ब्राह्मण को इस भूमि पर कोई कर भी नहीं देना होता था। साथ ही साथ
आगे चलकर प्रशासनिक अधिकार, सैन्य अधिकार और आर्थिक अधिकार भी प्रदान कर दिए गए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, सही है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही दिखाई पड़ रहे हैं दक्षिण भारत के बारे में, और इस आधार पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी 1, 2 और 3। आई होप आपको अब ये चीज क्लियर होगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई। आते हैं अगले क्वेश्चन में अपने, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सातवाहनों के बाद दक्कन में स्थापित राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सातवाहन वंश जो समय माना जाता है लगभग 3वीं शताब्दी एडी के आसपास तक, ईसवी के आसपास तक माना जाता है, और उसके पश्चात क्या है, सातवाहन वंश का एक तरफ पतन होता है और नए नए राज्य अस्तित्व में आने शुरू होते हैं। पश्चिमी दक्कन यानी पश्चिमी दक्कन की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत का पश्चिमी भाग अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र की बात कर रहा है, में पल्लव राजा ने सत्ता स्थापित की जिसकी राजधानी कांची थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होगा। पश्चिमी दक्कन मतलब इस वेस्टर्न पोर्शन में इन्होंने कांची को स्टेब्लिश किया है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जिसका राज्य कौन सा था, पल्लव। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में चालुक्यों ने सत्ता स्थापित की। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए चीजों को इंटरचेंज कर दिया गया है, आपस में बदल दिया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता अगर यहाँ पर पूर्वी होता और यहाँ पर पश्चिमी होता। बस इन शब्दों की हेराफेरी से क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो वेस्टर्न पोर्शन है वहां पर चालुक्य सामने आएंगे बादामी बतापी को केंद्र बना करके, और जो ईस्टर्न पोर्शन है वहां पर इस क्षेत्र में पल्लव सामने आएंगे कांची को अपना केंद्र बना करके। तो यहाँ पर चीजों को उल्टा करके कंफ्यूज करने की आपको कोशिश की गई है, हालांकि आपको पता होगा इस बारे में, और इस आधार पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे बेटा। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ पर जो चर्चा है, मुख्य बिंदु है चर्चा का, वो क्या है, धर्म। अब आपका मेनली धर्म के ऊपर चर्चा की जाएगी। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। 6ठी से 8वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। तो दक्षिण भारत में धर्म के उदय की बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं भाई। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है विष्णु और शिव जो भगवान हैं वो लोकप्रिय देवता बन गए। तो आपको पता होना चाहिए विष्णु मतलब भागवत धर्म की बात कर रहा है, शिव मतलब शैव धर्म की बात मत की बात कर रहा है। और दक्षिण भारत में इस समय इन दोनों ही संप्रदायों मतों का जो विस्तार है वो बहुत तेजी से होता हुआ दिखाई पड़ता है। इवन गुप्त काल में भी आपको कई शासक गुप्त वंश के इन वैष्णव मत को, शैव मत को अपनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और दक्षिण भारत में दक्षिणी राज्य है वहां पर तो आपको अधिकांश शासक चाहे वो चालुक्य हो या पल्लव, इन्हीं दोनों मत में से किसी एक को अपनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में विष्णु और शिव का महत्व बढ़ा और सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में ये स्थापित हो गए। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है पल्लव राजाओं ने आराध्य देवताओं की प्रतिमाओं की प्रतिमा स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया। तो आपको अच्छे से पता है जो पल्लव राज्य है उसकी विशेषता ही उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां रही हैं, और उन सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी गुप्तों के बाद सर्वाधिक जो है अच्छी शैली के जो उन्नत शैली के मंदिरों की स्थापना है वो इनके अधीन ही की गई। पल्लवों के अधीन 4 शासकों ने 4 अलग अलग मंदिर स्थापत्य की शैली चलवाई। उनमें से एक शासक नरसिंह वर्मन ने मामल्लपुरम की स्थापना करी जहां पर 7 रथों वाला मंदिर स्थापित है। तो ये सारी विशेषताएं पल्लवों की थी और उन्होंने मंदिर के निर्माण में बहुत ही अच्छा कार्य किया और कई शैलियों का निर्माण किया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय ने मामल्लपुरम की स्थापना की। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय है इसका संबंध बादामी या बातापी के चालुक्यों से है, और पुलकेशिन द्वितीय वही शासक है जिसने हर्षवर्धन को हराया था। तो आपको इससे भी आप यूज कर सकते हैं सेंस को कि जो नर्मदा नदी है उसको सीमा स्वीकार की गई थी, तो ये चालुक्य शासक की बात हो रही है। जबकि अगर हम मामल्लपुरम की बात करें तो मैंने जस्ट आपको बताया कि इसका निर्माण पल्लवों के शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था और यहीं पर 7 रथों वाला मंदिर स्थापित भी है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा कि यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय नहीं बल्कि नरसिंह वर्मन नाम सही होगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, बी केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और हम विचार करेंगे। धर्मपाल को ध्रुव राष्ट्रकूट ने पराजित किया। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न आपका त्रिपक्षीय संघर्ष से है और लास्ट सेशन में हमने इस पे कई क्वेश्चन किए भी थे।
आपको अगर इसके चरण पता है, इनके शासकों के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो धर्मपाल है, ये पाल वंश का अगला शासक बनता है त्रिपक्षीय संघर्ष में, और इसका युद्ध जो है, इसका संघर्ष जो है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से होता है, और ध्रुव ही इसे हरा करके कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। लेकिन हालांकि राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है, उसके अंतर्गत परेशानियां चल रही थी, इसके चलते ध्रुव बहुत लंबे समय तक कन्नौज पर अधिकार नहीं रख पाता और वो दक्षिण भारत वापस लौट जाता है। इसके चलते एक बार फिर से प्रतिहारों को मौका मिलता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द भी घूमती है। अगला स्टेटमेंट है, ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट सही बैठता है कि ध्रुव ने धर्मपाल को हराने के पश्चात प्रतिहार शासक को भी हराया और उसके पश्चात कन्नौज पर एक छत्र अधिकार स्थापित किया। तो दोनों ही स्टेटमेंट इस संदर्भ में सही हैं। ध्रुव, गोविंद तृतीय और इंद्र, ये 3 प्रमुख शासक हैं जो आपको राष्ट्रकूटों में याद रखने हैं। और ये जो है कहीं न कहीं हर बार कन्नौज पर अधिकार करने में सफल होते थे, लेकिन किसी कारणवश उनको वापस लौटना पड़ता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन-सा से आपके सही हैं? दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है? तो सी यहाँ पर आपका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ यात्रियों के बारे में किया गया है। एक तरफ आपको यात्रियों की एक श्रृंखला दी गई है, सूची दी गई है, और एक तरफ उनके संबंधित देश की बात की है। क्योंकि ये अर्ली मिडाइवल चैप्टर है, तो यहाँ पर आपको अब कुछ अरब से आते हुए यात्री भी दिखाई पड़ेंगे। बेसिकली आपको उनके सामने उनके देश के साथ मिलाना है। इसमें पूछा गया है उपरोक्त उनमें कौन-कौन सा सही सुमेलित है। मतलब अगर कोई सामने नहीं लिखा है सही आंसर, तो आप उसको गलत मान सकते हैं। चलिए एक-एक करके देखते हैं। अल-मसूदी। अल-मसूदी जो है ये प्रतिहारों के समय गुजरात की यात्रा करता है, भारत की यात्रा करता है, और इस पर एक सेशन हमने क्वेश्चन किया भी था शायद पहले कि इसने ही आगे चलकर गुजरात को अल-जुज्र नाम दिया था। तो ये जो यात्री है ये आपका आया था बगदाद से, और ये बिल्कुल सही मैच किया गया है बगदाद, तो यहीं से इसका आगमन होता है भारत। सुलेमान ये एक और यात्री है जो इसी समय लगभग त्रिपक्षीय संघर्ष के समय ही भारत आया था, और इसने पाल साम्राज्य की यात्रा की थी। और लेकिन इसका जो आगमन है, ये नाम से भी अगर आप देखेंगे तो आप कहीं न कहीं मैच कर पाएँगे कि वेनिस जो दिया गया है ये तो बेटा इटली में है, और आपको अच्छे से पता है सुलेमान, चूँकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इटली का नाम तो कहीं से नहीं लग रहा है। तो सुलेमान जो यात्री उस समय का था वो बेटा अरब प्रायद्वीप से भारत आया था, और ना कि इटली के वेनिस से। तो ये जो आपका मैच किया गया है ये बिल्कुल गलत मैच है। नंबर 3 पे नाम दिया हुआ है मार्को पोलो, और ये बहुत फेमस यात्री था जो इटली का था, और यहीं से एक व्यापारी समूह के साथ इसने पूर्वी एशिया की यात्रा की थी। इसमें कई देशों का उसने भ्रमण किया था, और इसका संबंध ईरान से तो बेटा कतई नहीं है, इसलिए इसका आंसर मैच भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर 2 एंड 3 गलत मैच किए गए हैं, जबकि पहला जो है वो बिल्कुल सही मैच है, और इस आधार पर अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने कई प्रश्नों का अभ्यास किया है, कई नई-नई चीज़ों को सीखा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में इसी अर्ली मिडाइवल इंडिया के कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।